All right. Morning, welcome. बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम करेंगे यूनियन पार्लियामेंट। ग्रेट। आई होप सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। यस, आई होप सब लोग के नोट्स बन रहे हैं। यस, ऑलराइट, ओके। सो अरे वाह, ये कितना अच्छा। देखो समराइजेशन देखो, दिस ऑल चलिए। वैष्णवी वेरी गुड, आनंद, स्नेहा बहुत बढ़िया। तो तुमको अच्छा बच्चा अवार्ड मिलेगा जो जो समराइज करेगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और बिफोर वी स्टार्ट, ये हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन। दिपेश्वर वेरी गुड। और ये हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इस क्लास को तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल बनाते हैं। प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच। ये बहुत जरूरी है, especially if you're joining in the middle of the course. Make sure all the previous sessions are thoroughly revised before you come to the class. Read NCERT books and every day. और ये 6 to 12 की सारी NCERTs पढ़ लो। सर टाइम नहीं मिलता सर, सच बता रहा हूँ सर, ईमानदारी से सर टाइम नहीं मिलता। इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे, कब देखेंगे और कब ये पढ़े। हाँ, ये वाली बात है। थोड़ा सा टाइम निकालो बेटा, अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालो and continue reading Lakshmikant. Read newspapers, The Hindu or Indian Express every day. There will be regular doubt sessions to address your queries. बहुत जरूरी है, maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, foul, personal or political comments will not be tolerated. You may be blocked. अब इसमें typing error है, क्यों? You shall be blocked. Okay, are you understanding this? Are you understanding this part? Okay. Make running notes of the class. No PDFs will be shared. इसलिए जो कुछ मैं बोलता जा रहा हूँ उसके notes बनाते जाओ, late मत आओ। और Please don't insist on any particular language और join Telegram channel and Unacademy app। ये भी खासकर बहुत जरूरी है, तुम्हें पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास आ रही है, कब क्या हो रहा है, and so on and so forth। अब तक का हमारे सिनेरियो के अनुसार हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यूनियन टेरिटरी, प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुका है। आज या मैक्सिमम कल तक की क्लास में यूनियन लेजिस्लेचर खत्म हो जाएगा। कुछ हद तक हम यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कर चुके हैं, बिकॉज हमने कुछ वाले पोस्ट तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह कर लिया, बट वी आर ओवर हियर। यस सर, इस वाले केस में हमने सेलिएंट फीचर्स एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया है, फेडरलिज्म एंड कमीशन हमने खत्म कर दिया है, रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड प्रोविजंस हमने खत्म कर दिया है, जुडिशियल एक्टिविज्म हमने खत्म कर दिया। आज हमारी क्लास में ट्रिब्यूनल्स खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, हम तो बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये प्रोसेस के साथ साथ अभी हमारे पास 26 जुलाई तक का टाइम है, यानी कि करीब करीब 1 महीना और बाकी है, और हमारे पास बहुत ही कम काम रह गया है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज कॉल्ड इंटेंस प्रिपरेशन। एक इतना ऑल्दो इतना टाइम देने के बाद भी I am doing 3 times more number of hours already, but उसके बाद भी मैं तुम्हें इतना टाइम और दूंगा, ensuring कि you have what is popularly called as 24 karat rock solid preparation by Team Sid Lake. Are you understanding this part? So इरादा ये है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना जो यूपीएससी के पास हो और तुम्हारे पास उसका जवाब ना। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सर हमको एकदम समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो कल हमने किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन, और कल हमने किया था कॉन्फिडेंस मोशन, और कल हमने ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था। सबको याद है या नहीं? मैंने तुम्हें लास्ट वाले में भी बताया था कि अल्टीमेटली नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई इफेक्ट आता नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली राइट ये विप के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी डोमिनेंट है, तो इट इज नॉट अबाउट मेंबर्स, इट इज अबाउट पार्टी टू पार्टी। आर यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सो ऑपोजिशन बहुत सारा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द एंटायर सिचुएशन विद रिलेशनशिप टू विप। विप होने की वजह से इन नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई सो कॉल्ड असर नहीं आ रहा। जब तक तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, तुम जीतोगे ही जीतोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Everyone has understood this or not? Yes or no? तो मेरे को एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। सर कैसा सवाल आ रहा है? मेरे मन में बहुत मेजर सवाल आ रहा है। So you have to understand this, okay? मेरे सवाल का तुम मेरे इमोशंस को समझो। हाँ सर, समझो सर। ऑलराइट, तो इसको समझने की कोशिश करो एंड मेक श्योर जस्ट यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन है। सर बोलो सर, आप क्वेश्चन पूछो सर, आपका क्वेश्चन बोलो। सो मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ओके, एंड पे अटेंशन टू दिस। अब तुम बहुत एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी स्टूडेंट्स हो चुके हो, अब तुम्हें बहुत कुछ आ गया है। तो अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ सर, मैं ना सर, ये कौन है? इसका नाम है ए। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ए। ओके, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओके, इसका नाम है ए। ए का इलेक्शन हुआ, यस और नो? ए इलेक्ट हुआ। इलेक्ट किसने किया? सर पीपल ही इलेक्ट करेंगे ना। हाथ दो, ये कैसी कैसी बातें करो? पीपल इलेक्ट करेंगे। ओके, सो ए को इलेक्ट किया और ए को इलेक्ट करके हमने लोकसभा में भेज दिया। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ए कौन हुआ? सर ए हो गया हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या हुआ सर?
ए हो गया हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस और नो? ए हो गया हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यस और नो? यस सर। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ये लोकसभा में गए, तो लोकसभा में ये क्या कहने चाहिए सर? ये वो कहने चाहिए जो कि मैं चाहता हूं या मेरे हित की बातें करनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस सर। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और है सर। जब मैंने वोटिंग करी, बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जब मैंने वोटिंग करी तो एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई सर। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ ए को शक्ल देखकर नहीं वोट किया। अच्छा, फिर सब लोग सिर्फ ए को नहीं जानते सर। बहुत मैटर करता है कि ए किस पॉलिटिकल पार्टी का है। हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हाँ सर, ये भी बड़ा मैटर करता है। ओके, बहुत सारे लोग तो सिर्फ पार्टी का चिन्ह देखकर ही वोटिंग कर देते सर। ओके, वो तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं जानते। तो अब मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने ए को बोला, मैंने कहा ए जरूरी नहीं है मैंने तेरी शक्ल देखकर ही तेरे को वोट किया होगा, हो सकता है मैं ब्लू पार्टी को ही वोट करना चाहता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तो ए गया लोकसभा में, तो ए नहीं गया लोकसभा में, ए गया लोकसभा में, तो ए एज द मेंबर ऑफ ब्लू पार्टी भी गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर ये तो सर धर्म संकट हो गया। हाँ सर, ओके। तो मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ए ए ए अगर बी का पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है और ऐसी कोई सिचुएशन हो गई कि जो पीपल है वो कुछ और चाहते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कुछ और चाहती है, तो मैं रो या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये क्या करे? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मेरी भाषा समझ में आ रही है बेटा? बहुत ही कठिन प्रश्न है। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। हमारी डेमोक्रेसी का नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। बट ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी धीरे 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 पॉलिटिकल पार्टी से डोमिनेट हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो स्टार्टिंग में 1952 वाले जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिले थे। क्या बात कर रहे हो सर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, स्वतंत्र जो लड़ते हैं। ओके, लेकिन अगर आज तुम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हो तो इसका मतलब से यही है क्या कि या तो तुम बहुत होशियार हो या फिर तुम बहुत होशियार हो। हद हो गई मतलब। हाँ सर, समझ लो कि नहीं? हाँ सर, या तो तुम बहुत जरूरत से ज्यादा होशियार हो या फिर तुम जरूरत से ज्यादा होशियार हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आज की डेट में जीतना बड़ा मुश्किल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि होले होले पॉलिटिकल पार्टीज ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आज की हमारी डिस्कशन, पहली डिस्कशन ये थी। अच्छा, ये आपकी पहली डिस्कशन थी। अभी तो पढ़ाना नहीं स्टार्ट किया बेटा, अभी तो मैंने सिर्फ डिस्कशन की। अब मैं डिस्कशन नंबर 2 कर रहा हूँ। अच्छा, तो आज सर आप संडे को ऐसे धर्म संकट में डाल रहे हो। यस, तो अब मेरा डिस्कशन नंबर 2 सुनो। आज मेरे मन से बहुत ही इमोशनल बातें हो गई सर, इमोशनल हो गया आपसे। अब मैं डिस्कशन नंबर 2 कर रहा हूँ बेटा। ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी। ओके, रटने से नहीं, पॉलिटी पढ़ते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक पुस्तक है 900 पेजेस है, रट लें क्या? मैंने कहा रट लो, क्या फर्क पड़ता है, पास थोड़ा ना। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्कशन नंबर 2। तो मैंने अरे एक दिन बाबा साहब को फोन किया। मैंने कहा बाबा साहब, गुरुदेव, बाबा साहब आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाई है, आपने पार्लियामेंट बनाया, सब कुछ बनाया, आपकी कुछ तो ये एक्सपेक्टेशंस होगी ना गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब बोले अच्छा अभी मैं बताता हूँ। मैं पूरी एक डायरी लेकर बैठ गया। मैंने कहा बाबा साहब 2000 एक्सपेक्टेशंस बता देंगे। बट बाबा साहब है। ओके, तो बाबा साहब ने बोला सिद्धार्थ मेरी सिर्फ 2 ही एक्सपेक्टेशंस है। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैंने कहा क्या बोलो बाबा साहब, मैं तो 6-7 इंक पेन्स लेकर आया था, 2-4 नोटबुक्स भरेंगे, कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से। तो बाबा साहब बोले ना, मेरी सिर्फ 2 ही एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से। मैंने कहा क्या? नंबर 1, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्या मैंने बोला? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। आर यू अंडरस्टैंड? एंड टू प्रिजर्व और टू गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट।
क्या बात कर रहे हो? यस, सिर्फ 2 expectations. What are the 2 expectations from a government in a welfare state? Okay, one expectation is to maintain law and order. Number 2, to give a stable government. बाबा साहेब बोल रहे, बाबा साहेब, the great Dr. Ambedkar ने सिर्फ 2 ही एक्सपेक्टेशन बोली. ओके, तो सिर्फ 2 एक्सपेक्टेशन में से एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन इज स्टेबल गवर्नमेंट और एक इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. बाकी सब करना है, करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? The 2 primary expectations are to maintain law and order and to give a stable government. ठीक है सर. अब इन दोनों डिस्कशंस के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिफेक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले बढ़ गया? यस सर, वेरी गुड. तो अब हम पढ़ेंगे डिफेक्शन. तो जो डिफेक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही सर पुरानी याद करा दिया. क्या याद करा दिया? क्यों दुखी हो गए? तो सर एक जमाना था जब ये स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था. इस स्लोगन को बोलते हैं आया राम गया राम. यस, तो इसको फिगरेटिवली भी समझा जा सकता है, इसे लिटरली भी समझा जा सकता है. मतलब ये आया राम मतलब आया और गया मतलब छोले गाछे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर सही मायनों में एक पर्सन था, एक विधायक था, उसका नाम था गयालाल. जो गयालाल था वो 1967 में, वो एक्चुअली हरियाणा में एक विधानसभा चुनाव में ऐसा बोला गया कि उसने 15 दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टीज बदल ली. क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो ऐसा लगता था ये आया और ये गया, ये आया और ये गया, और ये आया और ये गया. तो सर ये क्या हो रहा है? ऐसा करने में आपका क्या नुकसान है? या आप तुम बात नहीं समझते? क्यों? बाबा साहब ने क्या बोला? वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू गिव अ स्टेबल गवर्नमेंट. ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? कल हमने क्या पढ़ा था सर? कल हमने पढ़ा था लोकसभा में सरकार बोले तो लोकसभा, सरकार बोले तो लोकसभा. फिर हमने बोला था सरकार बोले तो मेजोरिटी रूल. ओ सर, मेजोरिटी कैसा पता चलेगा? मेजोरिटी पता चलेगा कॉन्फिडेंस मोशन से, नो कॉन्फिडेंस मोशन से, वोट ऑन थैंक्स से, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. यानी कि कौन तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करता है, इससे पता चलेगा कि तुम सरकार बोले तो. अरे समझ गए सर, हम समझ गए. अगर आया राम आज आया और गया कल, आज आया कल गया, आज आया कल गया, तुम समझ सकते हो तुम्हारी पार्टी की सपोर्ट भी स्टॉक मार्केट की तरह हो जाएगी. हाँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम आज कॉन्फिडेंस मोशन जीतोगे, कल हारोगे, आज जीतोगे, कल हारोगे. तुम्हारी मेजोरिटी आज है या नहीं है, कल आज है या नहीं है, आज है या नहीं है. ठीक है, सरकार तुम्हारी आज है या नहीं है, आज है या नहीं है, आज है या नहीं है. इन अदर वर्ड्स, थोड़े बाबो पल कनेक्शन देखा बेटा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो आया राम गया राम मजाक नहीं कर रहा. आया राम गया राम मेरी डेमोक्रेसी के रूट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मेरी डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन अ गवर्नमेंट which should be able to maintain law and order and to give a stable government. Are you understanding? तो मैंने गयालाल को फोन किया. मैंने कहा गयालाल, तेरे ये छोटा सा आवन जावन में ना, ये आवन जावन में ना डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो रही है. ओहो, समझ में आ रहा है? तो छोटी सी बात नहीं है बाबा, बहुत बड़ी बात है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बट जब तक सबको समझ में आ गया, एवरीवन किया, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. हाउ विल यू इम्प्रेस? Defection is not merely an individual action or individual wrong. It affects the core spirit of democracy. Core spirit of democracy. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? So core spirit of democracy, because democracy is based on stability of government. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पढ़ रहा है? नहीं लिख रहे हो? तुम नहीं लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहे हैं. वेरी गुड, मोहित जी ने पूरा लिख दिया है. सबको समझ में आ गया? ये सब. तो सर इसके बारे में कुछ करना चाहिए. हाँ, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए. यस, तो फिर क्या करेंगे भैया? मेरे को गुस्सा आ गया है. किसको? मेरे को गुस्सा आ गया. ये कौन बोला है? पार्लियामेंट. अच्छा, पार्लियामेंट को एकदम गुस्सा आ गया. पार्लियामेंट बोला यार मजाक ला के रखा जाए तुम लोगों ने, है
तो पार्लियामेंट ने पास किया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। कौन सा सर? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। राइटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी? हाँ सर, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से हमने एक नया शेड्यूल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। उस शेड्यूल को बोला गया 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल सर? 10th शेड्यूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस डाले गए इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इसी को फेमसली एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है। ऑल्सो वी मेड डिफेक्शन as the grounds of defection was made the grounds of disqualification of members of parliament and also members of legislative assembly under article 102 and article 191 of the constitution respectively. Are you understanding this or not? एक ही बार में पूरी स्लाइड खत्म, डन, गेम इज ओवर। चलो, आर यू अंडरस्टैंड? चलो सर चलते, पिक्चर देखेंगे। पिक्चर नहीं देखनी, अभी याद करो। मैंने क्या बोला? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 inserted a new schedule called as the 10th schedule, which provides anti-defection law. Defection was also made the ground of disqualification of members of parliament under 102 subclause 2 and MLAs under article 191 subclause 2 of the Constitution of India. सबको समझ में आया या नहीं आया? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, समझ लो सर। Everyone has understood this or not? तो हमने पास किया क्या सर? हमने पास किया 10th शेड्यूल। Are you understanding this part? 10th शेड्यूल के साथ साथ हमने पास कर दिया आर्टिकल 102 subclause 2 and 191 subclause 2, disqualification for membership. A person shall be disqualified for being a member of either house of the parliament, ये 102 में है। उसी तरह से either house of the state legislature, ये 191 में होगा, if he is so disqualified under the 10th schedule। ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? चलो सर, अब हम देखेंगे थैंक यू विकास, गॉड ब्लेस यू। ये जितने ये अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लोग बोलते हो ना, इसके बदले जब मैं रशिया का प्रेसिडेंट बनूंगा ना, मैं तुमको एम्बेसडर बनवाऊंगा सर। हाथ दोगे यार? ओके, बहुत ही बड़े सर। ऑलराइट सर। प्रसाद बोले सर आप माइंड मैप दे दो ना टॉपिक्स के, सब कुछ मुझसे ले लो बेटा, तुम ऐसा करो, सब कुछ मुझसे ले लो। ओके, एग्जाम भी मैं ही दे जाता हूँ बेटा। ओके, और क्या? हाँ सर, आप सर माइंड मैप आप दे दो। सर आप जून 2023 में क्या कर रहे हो? कुछ काम तो नहीं है आपके पास? नहीं, क्यों? एग्जाम भी दे दो सर, क्या करोगे घर बैठे बैठे? अच्छा, ओ सॉरी, अच्छा मसूरी भी है सर। मसूरी तक आप गाड़ी में ड्रॉप कर देना, लबासना के अंदर हम चले जाएंगे बस, और क्या कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट सर, सब कुछ माइंड मैप आप दे दो सर, समझा आप दो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप डिस्कस कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन आप ही बता दो। ओके, सारा रिवीजन आप करो। ओके, बहुत ही बढ़िया। वो देखो संध्या बोले सर जून में नहीं है, मई में है, पहले से टाइम निकालो। ओके, मई में 28 मई को निकालना, पहले जून का नहीं है। जून में कुछ और कर लेना, जून में मेंस की तैयारी नहीं स्टार्ट करनी आपने। अच्छा सॉरी, अच्छा बैठे हुए जून में। हाँ सर, जून में मेन की एग्जाम हद हो गया इधर। आर्टिकल 23 में बेगार वो हो गया है, अबॉलिश्ड है, तुम्हें मालूम है? अच्छा, ओहो, अच्छा, ओके ओके, फोर्स लेबर चल रहा है। ऑलराइट, सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर? सो अब मैं तुम्हें 10th शेड्यूल की कुछ कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले सर अपन को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि डिफेक्शन क्या है। ये जो डिफेक्शन है ना बारह बच्चा, ये जो डिफेक्शन है, ये अलग अलग डेफिनेशन है। अच्छा, सो डिफेक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है। अलग अलग क्यों? मतलब सबसे सिंपल डिफेक्शन का डेफिनेशन बहुत सिंपल सी, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन। क्या सर? मैं ना इलेक्ट हो गया, आप कौन हो? मैं ए। अच्छा, मैं ए इलेक्ट हो गया लोकसभा में या फिर विधानसभा में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, या फिर राज्यसभा में या विधान परिषद में, कोई भी, ठीक है, ओके। तो मेरी पार्टी कौन सी थी जब आप आए, जब इलेक्ट हुआ? मैं जब इलेक्ट हुआ, हाँ, येलो पार्टी, येलो पार्टी। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम क्या था? येलो पार्टी। हाँ,
फिर मैं लोकसभा में बैठा, राज्यसभा में बैठा, विधानसभा में बैठा, विधान परिषद में बैठा, ओके येलो पार्टी। फिर मेरे को क्या लगा कि मेरे को ना येलो पार्टी नहीं जमती। अच्छा मैं इसको छोड़ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो सर? ना मेरे को नहीं जाना। मैं वॉलंटरली गिव अवे माय मेंबरशिप ऑफ द येलो पार्टी आफ्टर आई हैव बीन इलेक्टेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पहले मैं इलेक्ट होऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पहले इलेक्ट करने का, और मैं येलो पार्टी में इलेक्ट हुआ, फिर मैंने अपनी मेंबरशिप दे दी। ओके यार मैं नहीं करता, मैं येलो पार्टी का नहीं बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर थोड़ा सोच समझ के। क्यों? जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। Oh, are you understanding this part? A legislator is deemed to have defected if he either voluntarily gives up the membership of his party, या फिर मैं येलो पार्टी में रहूं लेकिन मैं येलो पार्टी की डायरेक्टिव्स को ना मानूं। कल मैंने तुम्हें बताया था विप, आयु यार तुम्हें कनेक्शन आया कल का? मैंने तुम्हें बोला था मैं विप ना मानूं तो क्या होगा। सर विप ना मानूंगा तो भी मेरे ऊपर डिफेक्शन का इल्जाम लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So a legislature is deemed, okay, सबसे important मैंने क्या बोला? A legislator कौन है? Legislator सर समझ में आ गया, member of parliament या फिर member of state legislative assembly को माना जा सकता है that he has defected if he either voluntarily okay, gives up the membership of his party, yellow से blue हो जाओ, या फिर yellow की पार्टी के whips को या directives को मानना बंद कर दो। Are you understanding? सबको समझ में आया या नहीं? Give me a thumbs up. पल्ले पड़ा या नहीं? Everyone has understood? Yes or no? तो ये हो गया एक तरीका। Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? Yes or no? So this is about defection. तो defection का एक definition नहीं है, defection के दो definitions है। एक that I give up my membership, yes. एक I give up my membership voluntarily, okay. वॉलंटरीली, एक एक वर्ड मैटर करता है बेटा, ओके। और दूसरा दैट आई डोंट फॉलो द डायरेक्टिव्स ऑफ माय पॉलिटिकल पार्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? वेरी गुड, ओके सर। प्रवेश बोले सर अगेन सर, वन मोर टाइम सर, एक और बात सर, गाना गा के सुनाओ सर। मैं कुमार सानू हूं ना? हाँ सर। आंखों की हाथ दो, ये बहुत ही बड़े सर। ऑलराइट सर। सर एक और बात सर, मुकर्रर एक वन मोर टाइम, साचिन साचिन, ओके बहुत बड़े। So the point here is, okay, यहाँ पे सर बड़े मजबूर लोग आए, तुम्हारे ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, ओके, बहुत ही मजबूर लोग यहाँ पर पहुंचे। मेरे भाई अन अकेडमी रईसों का है, क्या बात है, रईस लोग हैं अन अकेडमी में। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे लिए एक बहुत महंगा ऐप बनाया है, उस पर तुम रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो। अच्छा, ये वो लो IQ स्थान जैसे बिहेव मत करो। आई यू अंडरस्टैंड? उनके पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन रिकॉर्डेड वीडियोस को तुम 10,000 बार देखोगे ना तो भी अलाउड है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन वाले हैं ना, वो इन रिकॉर्डेड वीडियोस पे लिमिट लगा देते हैं। समझ में आया कि 2 बार देखोगे तो उसके बाद बंद हो जाता है। अन अकेडमी बड़े दिल वाला है, क्या वो बोले ना, अनलिमिटेड देखो, ओके, सुबह से शाम इसको लूप पे लगा के रखो, ये कंप्लीटली फ्री है। आई यू अंडरस्टैंड? ये तुम्हारे लिए किया हमने। सर बट देखेगा कौन सर? हैं, अगर हम अन अकेडमी के वीडियोस देखेंगे, इंस्टा पे वीडियो कौन डाउनलोड करेगा, कौन अपलोड करेगा? है फिल्टर भी लगाना होता है, काम ना धाम हमको, सारे दिन हम वीडियोस देखे हैं, काम ना धाम हमको। इंस्टा पे लाइक नहीं आ रहे सर, रील पे कब से लाइक नहीं आ रहे, हद हो गए। ऑलराइट, सबको समझ में आया या नहीं? ओके, बहुत काम है सर हमारे। नेक्स्ट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो पढ़ने वाले बनो बच्चे, पढ़ने वाले। ये जो दुखी मन मेरे है ना, यूपीएससी बोर्ड टफ है, यूपीएससी बोर्ड टफ है, ये सब जो बोलते हैं ये मानसिक शारीरिक रूप से आलस्य के मारे होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया? पास फेल की मुझे चिंता नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे पास फेल की चिंता नहीं, कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पास फेल होते रहेंगे मेरे बच्चे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जंग लड़ेंगे, जंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज द कॉन्सेप्ट। आर यू? अभिमन्यु जंग में हारा था। कौन? अभिमन्यु महाभारत में हारा था, लेकिन आज तक का सबसे बहादुर वॉरियर माना जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अभिमन्यु हार के भी अमर बना था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो स्टार्ट वर्किंग, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? सो हम लोग उल्टा एटीट्यूड समझते हैं। पढ़ो बेटा, मेहनत करो, ओके। और जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, अपनी किस्मत को थैंक यू बोलो। तुम्हें इतना प्यार से, इतना डिटेल में एक ही सब्जेक्ट को 20 बार बोल बोल के तुम्हें स्कूल में किसी ने हैंड होल्ड करके नहीं पढ़ाया होगा, ओके। क्वालिटी तो दूर की बात है, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता बेटा। कहीं पर भी एक बार कोशिश कर लेना जाकर, ओके, वहां पर जाके मेरी याद आएगी। मुझे आज भी मेरे से जो पढ़ाए हुए 5-5, 6-6 साल पुराने स्टूडेंट्स होते जो अब IAS ऑफिसर्स बन गए, वो आज भी मेरे को मिलते तो बोलते कि सर ऐसा आज तक नहीं समझ में आया था, और वो उनको प्रोफेशन में भी काम आया।
सो अपना फायदा उठाओ। सो ये है हमारा पहले वाला, disqualification on grounds of defection if he has voluntarily, ये कीवर्ड है, मेरी बात याद रखना, given up his membership of such political party, या if he votes or abstains from voting in such a house contrary to any direction। पार्टी बोलती है नो बोलो, ओके, ये बोलते हैं ना मैं नहीं बोलता, मैं यस बोलूंगा। पार्टी बोलती है वोटिंग करने आ जाओ, तो बोलते हैं ना आज मैं छुट्टी मना रहा हूँ, मैं एब्सटेन कर रहा हूँ। ये दोनों ही कंडीशंस को हम लोग डिफेक्शन बोल सकते हैं। ये जो सेकंड वाली कंडीशन है, हाउएवर इसमें तुम बच भी सकते हो। कैसे? पार्टी कभी कभी माफ कर देती है क्या? हाँ, पार्टी कभी कभी माफ कर देती है, बोले माफ किया हमने तुम्हें, तो माफ कर दिया। माफ करने को इंग्लिश में कंडोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंडोनेशन। की कहते हैं कंडोनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो तुमसे गलती हो गई, नहीं सर मैं आना चाहता था पर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। मतलब इतनी यूजलेस मत देना, कुछ अच्छा सा एक्सक्यूज देना। तो हो सकता है पार्टी तुम्हें 15 दिन में माफ कर दे। अगर 15 दिन में नहीं माफ करे तो तुम्हारा चांस हो सकता है तुम डिफेक्शन में सजा के हकदार हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडर? मैं तुम्हें सारे कीवर्ड्स बता रहा हूँ, जो भी यूपीएससी पूछेगा यू शुड बी रेडी विद आंसरिंग दिस पार्ट। सर ये नहीं है हमारा। सर आप तो समझ ही नहीं हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। ये वो है जो पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्ट होके आए। हाँ सर मैं ना पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्ट होकर ही नहीं आया, हाथ धोगे, मेरी कोई येलो पार्टी नहीं है। क्यों? मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। ओह हम आजाद है, हम आजाद है, अपने को टेंशन नहीं है, हम आजाद है सर। ओके, सो अगर हम आजाद है फिर तो अपने को कोई टेंशन नहीं है ना। सो ना तो भी तुम्हें टेंशन हो सकती है। if you are an independent candidate, if you are an independent candidate, if you are an independent candidate, तो इंडिपेंडेंट ही रहना। क्या? if you are an independent candidate, कृपा करके इंडिपेंडेंट ही रहना। अच्छा क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट होने के बाद तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या तुमने इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो हम तुमको मानेंगे तुम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल गया है। इन अदर वर्ड्स ये भी डिफेक्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? अरे बल्ले पड़ा कि नहीं? यस और नो? सो इफ यू आर बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट ही रहना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज अगर तुमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली आफ्टर सच इलेक्शन, तो हम तुमको एंटी डिफेक्शन लॉ में डील करेंगे। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? मैंने ना कल अमेजोन से ना एक ना बहुत ही सॉलिड मोबाइल मंगवाया। क्या बात कर रहे हो? हाँ बहुत ही सॉलिड मोबाइल। अच्छा फिर मैंने एक शर्ट भी मंगवाई है। ओई हुई शर्ट भी मंगवा दी है। फिर मैंने शूज भी मंगवाई। ओई हुई बहुत बढ़िया। फिर क्या करा मैं ना, एक पार्टी पे जा रहा हूँ। अच्छा ओके, मैं पार्टी पे जा रहा हूँ, पूरे महीने पार्टी है। ओके पार्टी है, ओ आज तो पार्टी है, ओ पार्टी है, ओके पार्टी है पार्टी है। तो मैं ये मोबाइल यूज करूंगा, ये शर्ट यूज करूंगा और ये शूज यूज करूंगा। अच्छा कब तक चलेगी सर? ये 1 महीना है, फिर अगले महीना है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक की पार्टीज है मेरी। क्या बात कर, 6 महीना पार्टी। मैं मोबाइल फोन यूज करूंगा, शर्ट्स यूज करूंगा, शूज यूज करूंगा। फिर अच्छी बात है, अच्छी बात तो अब आने वाली है। 6 महीने के बाद ना मैं अमेजोन को फोन करूंगा, यार ये ना ठीक नहीं है मोबाइल, हाँ ये शर्ट ना अच्छी नहीं है, शूज भी ठीक नहीं है, इसको रिटर्न कर लो, मेरे सारे पैसे रिफंड करो। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई? ना भैया ये तो रिफंड पॉलिसी है, भैया रिफंड करो भैया, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, ये कौन सा कैसे गंदा सा फोन है। ओके ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही मेरे को, ये सही है सर। शूज मेरे को नहीं अच्छे लग रहे, शूज काले रंग के शूज है, काले रंग के शूज क्या होते हैं? ये कैसे सर, हद हो गए। तो अमेजोन ने मुझे फोन किया, अमेजोन ने बोला सिद्धार्थ 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता, 1 वीक। क्या मैंने बोला सर? 1 हफ्ता। मैंने कहा मतलब? बोला 1 हफ्ता है सिद्धार्थ, 1 हफ्ता रिटर्न कर सकता है, 1 हफ्ता। मैंने क्या बोला? वर्ड सुनना, 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता, 1 वीक है, 1 वीक। जो भी करना है, जो भी चेंज करना है, जो भी चेंज करना है वो 1 हफ्ते में करना है। कितने में करना है सर? 1 हफ्ते में करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? यानी कि जो टाइम लिमिट डिसाइडेड है वो 1 हफ्ता है, 1 हफ्ता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद चेंज करना अलाउड नहीं है। सबको याद रहेगा ये कहानी? हाँ सर, 1 हफ्ते के बाद चेंज करना अलाउड नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। कहना क्या चाह रहे हो सर आप? कहना क्या चाह रहे हो?
अगर तुम नॉमिनेटेड मेंबर हो, अच्छा, और तुम पर्पल पार्टी से आए, हाँ पर्पल पार्टी से आए, 6 महीना है, 6 महीना, क्या सर 6 महीना है, 6 महीना, चेंज करना चेंज कर लो, बाद में चेंज नहीं कर सकते। लैंग्वेज याद रहेगी या नहीं याद रहेगी? डोंट गेट मिक्स्ड अप, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? उल्टा मत याद करना, इस टाइम क्वेश्चन ठीक उल्टा आया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? सो प्लीज रिमेंबर इसी लैंग्वेज में, a nominated member of the house shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after the expiry of 6 months from the date that he takes his seat. इस टाइम यूपीएससी सीएससी में ठीक उल्टा आया था, उन्होंने बोला था that the law says that you cannot change a political party within 6 months, within नहीं, after 6 months नहीं चेंज कर सकते। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्वेश्चन खोल के देखो, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो गया सर ये। सो मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलना चाहिए था वैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मेजर ट्विस्ट करके आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेट मी सी, वो मेरे पास शायद क्वेश्चन होगा तो यू विल गेट अ क्लियर एग्जांपल ऑफ दिस। सो आई होप वी गेट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसमें क्या था? With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. Law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months. Are you understanding this or not? ओए होए, ऐसे पढ़ना होता है मेरे बच्चे। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं सर? तो अब कैसे याद रखोगे? Amazon ने क्या बोला तुमको? Amazon ने बोला एक हफ्ता है बेटा, एक हफ्ता, जो भी चेंज करना है इसी टाइम कर लेना, बाद में मत करना। Are you understanding this part? सबको समझ में आया? After 6 months नहीं करना होता। Everyone has understood this part? लैंग्वेज पल्ले पड़ी या नहीं? सबको समझ में आ गया? ये सब बहुत ही बढ़िया सर, गॉट इट? ये सब तो ऐसा पढ़ना होता है बेटा, सब्जेक्ट को समझा करो। Everyone has understood this or not? Okay, so ये हो गया हमारे पास तीन। ऑलराइट, सो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो इलेक्टेड मेंबर्स के लिए ओके, दो कंडीशंस इलेक्टेड मेंबर्स के लिए ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नंबर 1, you cannot voluntarily give away your membership. You cannot, or you if you are giving voluntarily giving away your membership, तो तुम डिफेक्शन के भागीदार हो। 2, if you don't follow the directives of your party on a vote, तो whip जिसे बोला जाता है, तो भी तुम फंसोगे। सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए ये है कि भैया किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? नॉमिनेटेड मेंबर सर 6 महीना है, 6 महीना, 6 महीने में जो फैसला करना है कर लो, 6 महीने के बाद पार्टी नहीं चेंज करने की। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? Yes sir. So क्वेश्चन को ध्यान से करना बड़ा जरूरी है। Everyone has understood this one? सबको समझ में आ गया? आगे चले। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ओके, मोस्ट पीपल इज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, समझ में। नाउ द कॉन्टेक्स्ट देयर इज ओके, द कॉन्टेक्स्ट इज कि हमने यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी बनाया हुआ है। क्या बात कर रहे हो सर? यस ओके, दैट हम लोगों को मर्जर ओके एक्सेप्टेड है सर। अब ये बड़ा खतरनाक बात है। तो सुनो मेरी बात, अब जो खतरनाक बात है ना, देखो मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, क्या करूं सर? तो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी ना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ओके, इसमें गड़बड़ है। ओके, ये पीछे पड़ गए हो यार तुम लोग महाराष्ट्र के लिए। सब्जेक्ट तो समझ लो मेरे भाई लोग। सर नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं सर, पहले बताओ सर, हमको नेशन वांट्स टू नो सर, पहले ये बताओ सर, पहले ये बताओ सर, हम ट्विटर पे क्या डाले सर, इंस्टा पे क्या डाले? पढ़ना वढ़ना नहीं है सर? ओके सर, पढ़ने वढ़ने के दिन थोड़ा हमारा काम होता, हम बड़े लोग हैं। अच्छा, सो ये मेरी पॉलिटिकल पार्टी है बेटा। मालूम है क्या है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ना, साइलेंट, क्वाइट, कंसिस्टेंट
पीपल की एग्जाम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? क्योंकि जो ज्यादा हवा में उड़ता है ना, मैंने आज तक उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करते हुए नहीं देखा। एक भी ऐसा बंदा जिसको अपने सेंसेस पे सो कॉल्ड कंट्रोल नहीं है, जो सिर्फ भागदौड़ कर रहा है, शोबाजियां कर रहा है, कमेंटबाजियां कर रहा है, वो कभी मैंने पास होते हुए नहीं देखा। एक भी ऐसा नहीं। आई हैव नॉट सीन वन। जब तक तुम्हारे अंदर एक अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ना आ जाए, तुम में विजडम ना आ जाए, ठहराव ना आ जाए, तुम इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट हैपेंस। मैंने किसी हल्के आदमी को, जैसे हल्का वर्ड यूज करते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करते हुए नहीं देखा। दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ किताब, इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ मल्टीपल चॉइस, इट्स अ कैरेक्टर एग्जामिनेशन। ये तुम्हारा कैरेक्टर टेस्ट करता है, तुम्हें वो टेनासिटी है या नहीं, तुम्हें वो ठहराव है या नहीं। ओके, महाराष्ट्र 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 महाराष्ट्र, वो 50 बार कमेंट्स आ चुके। You don't have the ability to sit and absorb a subject. Sorry, my child, you are in the wrong place. Do something else. You are in the wrong place. Okay, do something else. अभी छोड़ दो, कुछ और करो। ठहराव लाओ बेटा, ठहराव। तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम लोग अगर ये एग्जाम पास करते हो तो अगले 2 साल में तुम एसडीएम रैंक पे होंगे, तुम्हारे पास लोग न्याय मांगने आएंगे। यूपीएससी बच्चों को ये पोजीशन नहीं दे सकती, यूपीएससी ये गलती कर नहीं सकती। यूपीएससी समझदार लोगों को ढूंढ रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तुम्हारे कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, तुम्हें कॉलेज नहीं है 3 साल, आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो समझने की कोशिश करो, यूपीएससी तुम्हें चुन नहीं सकती। यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही ये नहीं है। यूपीएससी को तुमको कल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बना देना, तुम अभी जाओगे और तुम एएसपी डीएसपी लेवल्स पे चले जाओगे। तुम्हें लगता है यूपीएससी को ना समझ लोग, जो दोज हु कैन नॉट बी इवन सिटिंग फॉर 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट, तुम्हें लगता है यूपीएससी तुम्हें जगह देगी? 100% फेल करेगी वो तुमको। And that is how this exam is made. So sit back, relax, watch every word, absorb every word. सोचो तुम ऑफिसर्स हो, ऑफिसर्स की तरह सोचोगे तो जाके ये एग्जाम क्रैक करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर बच्चों जैसी हरकतें करोगे, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट लाके देता हूं, तुम फेल हो जाओगे। आज तक नहीं पास हो सके। ये वाइज लोगों के एग्जाम है मेरे बच्चे, ये विजडम लोग हैं। मेरे आई डोंट नो, आई इवन लॉस्ट द काउंट। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ लाख है कि कुछ हजार है, लेकिन इतने तो स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे से पढ़ के गए हैं। कुछ नहीं तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 2-3 हजार इस टाइप के ब्यूरोक्रेट्स तो होंगे जो मेरे स्टूडेंट्स डायरेक्टली पढ़े हुए, इतने तो होंगे। एक भी मैंने वीक फुटेड पर्सन नहीं देखा। इनफैक्ट वो जब पास होते हैं तो मैं जब उनका इंटरव्यू लेता हूं तो आई फील इम्प्रेस्ड, क्या यार ये लोग तो 20-25 साल की उम्र में इनकी मैच्योरिटी 35-40 वालों की है। तुम में से बहुत सारे लोगों की इस स्टेज पर मैच्योरिटी 15 साल के बच्चे की भी नहीं है, और मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूं तुम नहीं पास करोगे। ओके, बदल जाओ, जितनी जल्दी बदल सकते हो। वाइज हो जाओ बेटा, वाइज। ओके, राजाओं की तरफ सोचोगे तो राजा बनोगे, ऑफिसर की तरफ सोचोगे तो ऑफिसर बनोगे, गोल्ड मेडलिस्ट की तरफ सोचोगे तो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। पहला सोचना पड़ता है, पहले अपना सिर हेड तैयार करना पड़ता है, तब राजा बनते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अचानक डिफॉल्ट लक से तुम्हारे हाथ में सोना चांदी नहीं आने वाली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरी बात मान लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जोकर वाली हरकतें मत करो, पढ़ने जैसा ऑफिसर की तरफ बिहेव किया करो। जब पढ़ने भी बैठते हो तो ऑफिसर की थॉट प्रोसेस में सोचो। अभी से अपने आप को आईएएस ऑफिसर समझो कि एक आईएएस ऑफिसर, एक डीएम तुम्हारे सामने बैठा होगा तो तुम कैसे बात करोगे। ओके, तो तुम सोचो वो ऐसी बातें करेगा क्या, नहीं करेगा, तो बस समझो। सो मेरे पास ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब सब लोग डरने लग गए, क्या हो गया सर? तुम सोचो वो ऐसी बातें करेगा क्या, नहीं करेगा, तो बस समझो। सो मेरे पास ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब मैं फंसाओगे, चाहे हम इलेक्टेड मेंबर हो, चाहे हम लोग नॉमिनेटेड मेंबर हो, चाहे हम लोग इंडिपेंडेंट मेंबर हो। सर अपन को डिफेक्शन से बहुत डर लगता है। आप लोगों ने 10 शेड्यूल बना दिया और आर्टिकल 102 बना दिया और आर्टिकल 191 बना दिया। सर बहुत टेंशन हो रहा है। तो पार्लियामेंटेरियंस को कुछ ना कुछ तो करना था। तुम्हें मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज करनी होती है, करते हैं, दुनिया भर की राजनीतियां होती है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल 10 शेड्यूल में ये लिखा हुआ था कि अगर 1/3 ऑफ द मेंबर्स एक साथ निकल जाए, मैंने क्या बोला, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, सो पॉलिटिकल पार्टी में से 30 लोग हैं, ओके, और लोकसभा में 30 मेंबर्स है, वो 1/3 मेंबर्स, ओके, एक साथ छोड़ के चले जाए, ओए होए, तो उसको स्प्लिट बोलते हैं। हाँ सर, उसको स्प्लिट बोलते हैं। तो स्प्लिट ओरिजिनली जब पहले पहले पास हुआ था 52nd अमेंडमेंट से, उसको डिफेक्शन में नहीं कवर करते थे। सर ये आप लोग सही करते हो, है ना? मतलब अगर आप होलसेल डिफेक्शन कर रहे हो, तुम सदर बाजार सुना तुमने? हाँ सर, होलसेल सदर बाजार सर, एक लोगे तो चलेगा, तो नुकसान है। होलसेल करोगे तो माफ है,
ये सही है, मतलब चोरी मना है, डाका अलाउड है। अरे वाह, ये सही था सर, ये बहुत ब्रिलियंट था। तो चोरी मना है सर, चोरी नहीं करने की, डाका अलाउड है, क्या मतलब? हाँ, तो ये था, ये मतलब ये क्या मजाक था, कॉमेडी हो गया। अच्छा हाँ यार, ये तो कॉमेडी हो गई। सो हम लोगों ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये स्प्लिट का फंडा हटाया। मैंने चला ये क्या टाइम पास कर रहे हो, ऐसे तो बहुत नुकसान होने लग जाएगा। सो हम लोगों ने इस चीज को चेंज कर दिया, तो स्प्लिट हमने हटा दिया, लेकिन मर्जर अलाउ कर दिया। अब ये मर्जर क्या होता है सर, होने लग जाएगा। सो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है, तो पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी, ऐसे दो पॉलिटिकल पार्टी समझ लो, ठीक है। सो पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी, ओके, ये द कॉन्सेप्ट, ओके, द कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज ये ए है और ये बी है, सर स्प्लिट नहीं अलाउड है। हाँ, स्प्लिट अलाउड नहीं है। अरे नहीं अलाउड है बाबा, काय को चिंता कर रहे हो, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। अगर ए और बी मर्ज कर जाए, अच्छा, और एक नई पार्टी बन जाए जिसको बोलते हैं सी, तो ये एक्सेप्टेड है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि हर पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 ऑफ द मेंबर्स इसको अग्री कर जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट सर? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो हमने स्प्लिट को एक्सेप्ट नहीं किया, मर्जर को एक्सेप्ट कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ए और बी के, सो अ मेंबर ऑफ द हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड where his original political party merges with another political party and they have now become members of such other political party, but इस political party के merger के लिए not less than 2/3 of the members have agreed to such a merger. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पहले स्प्लिट अलाउड था, फिर हमने स्प्लिट बढ़ाया, स्प्लिट बेकार, फिर हमने बोला मर्जर अलाउ कर देते। तो आज की डेट में मर्जर अलाउड है एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सर ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है हमको, हाँ ये हमको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि या तो मना किया जाए पूरी तरह से, या फिर पूरी तरह से रास्ता खोल दिया जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, वन ऑफ द क्रिटिसिज्म, फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, कि सर ये क्यों ड्रामा कर रहे हो? या तो एंटी डिफेक्शन लॉ शुड कंप्लीटली प्रोहिबिट डिफेक्शन, या फिर देन दे शुड कंप्लीटली ओपन इट अप। ओके, ये स्प्लिट नहीं, स्प्लिट नहीं सर, मर्जर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ बाईपासिंग द लॉ। मतलब वो तो ये वाली बात है ना कि तुम जानबूझ के ऐसा लॉ बना रहे हो जिसमें तुमने रास्ता भी खुल खोल दिया कि यार जब लॉ तोड़ना है तो तोड़ दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन। लेकिन सर हर क्रिटिसिज्म का एक जवाब होता है, हर क्रिटिसिज्म का एक जवाब होता है। क्रिटिसिज्म का क्या जवाब हुआ? क्रिटिसिज्म का ये जवाब हुआ कि मेरे को मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ने फोन किया, बोला सिद्धार्थ एक बात सीधा सीधा सच सच बोलना। मैंने कहा पूछो पूछो। बोले सच बता। बोला हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है? मैंने कहा तुम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल हो, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बोला पीपल ने मेरे को बोला कि सिद्धार्थ एज ए रिप्रेजेंटेटिव ए करो, बी करो, सी करो, डी करो। इसी भरोसे पे उन्होंने मुझे वोटिंग करी थी। हाँ, फिर मैं जब गया लोकसभा में तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, पॉलिटिकल पार्टी बोलती है ओ भाई ये विप ले ले, विप है, ये विप ले ले, गलती से ए मत करियो, बी मत करियो, सी मत करियो, डी मत करियो। मैं क्या करूं? नहीं तू बता सिद्धार्थ मैं क्या करूं? विप ना मानो? मैंने कहा नहीं, विप तो मानना पड़ेगा भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10th शेड्यूल है। तो ए ना करूं? नहीं यार ये तो करना पड़ेगा ना भैया, पीपल ने बोला है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तू तू ऐसे कर, अपने जैसे 2/3 मेंबर्स ढूंढ और मर्ज करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना दे। तो बोला सिद्धार्थ यही तो मैं कर रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? सर रास्ते से आप सर दोनों तरफ से बोलते हो, मैं वकील हूं ना बेटा। अच्छा मैं तो दोनों तरफ से बोलूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इधर से ये क्रिटिसिज्म है, इधर से इसका रिबटल या सपोर्ट है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम सर। सर इमोशनल हो गए सर, मैं बात समझ गया सर, हमको बात समझ में आ गई सर, दिल टूट गया लेकिन हमको। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ का सेकंड क्रिटिसिज्म और भी क्रिटिसिज्म है, अरे भयंकर क्रिटिसिज्म, भयंकर क्रिटिसिज्म ये है कि इसका जो सेक्शन 6 है 10th शेड्यूल का, ये बहुत डेंजरस है। अच्छा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये 10th शेड्यूल का सेक्शन 6 है, इससे मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। कैसे? इसमें लिखा है डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अच्छा अब ध्यान से सुनना,
कि अगर मुझे लगा, अब मुझे तो पता नहीं ना, मतलब अतुल बहुत अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटर मानता है, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाया कि अतुल ने जो हरकत की है ना वो डिफेक्शन है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रुद्राक्षी जो है ना वो अपने आप को बहुत अच्छी लेजिस्लेटर मानती है, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाया है, उसकी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि वो डिफेक्शन है। अच्छा, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिफेक्शन कोई एटम बॉम्ब नहीं है जो अपने आप फट जाता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफेक्शन की कंप्लेंट करनी पड़ती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? पहले बड़ा है तो ऑटोमेटिक नहीं है सर, बटन दबाया अपने आप ऑन हो गया। ओके, तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि सोनालिका ने डिफेक्शन किया है, तो मैं हूं पॉलिटिकल पार्टी ए, मैं हूं पार्टी प्रेसिडेंट। सर आप कुछ भी बन जाते हो, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी बनूंगा। ओके, मैं जब तक रशिया नहीं जा रहा मैं जो मर्जी बन सकता हूँ। सो मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोनालिका ने ना डिफेक्शन किया है। ओके, या दुर्गा ने डिफेक्शन किया है, या नीरज ने डिफेक्शन किया है, या अतुल ने डिफेक्शन किया है, तो मैं पहले कंप्लेंट करूंगा। कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है जो तुम्हें लग रहा है, तुम्हें मतलब तुम लोग मैंगो पीपल, सर आप तमीज से नहीं बात करते हमारे लिए। मैंगो के लिए मैंगो पीपल ही तो बोला, आम आदमी हो तुम लोग। अच्छा अच्छा, ओके, जो मैंगो पीपल हो तुमको ऐसा कई बार लगेगा, ये सर आप मैंगो बना भी रहे हो सर, हद भी होगी। हाँ, तो जो मैंगो पीपल है ना, तुमको ऐसा लगता है कि फला XYZ ने डिफेक्शन किया है, और फिर तुमने ऐसे आंखें ऐसे बिल्कुल टकटकी लगा के बैठे रहते हो, अभी ये डिफेक्शन होगा, अभी डिफेक्शन होगा, अभी डिफेक्शन होगा। 2 दिन हो जाते, 5 दिन हो जाते, 20 दिन हो जाते, महीना होता, भाई का डिफेक्शन ही नहीं होता। तो मैंगो पीपल बड़े परेशान होते हैं कि यार हमें तो 100% लग रहा था ये डिफेक्शन हुआ। ओके, बट हुआ नहीं। ओके, हमें तो थी खबर गरम कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। तमाशा क्यों नहीं हुआ सर? तमाशा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी पार्टी ने कंप्लेंट ही नहीं करी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और मैंगो पीपल है में तुम लोग है ना सर, आम का अचार बना बैठे बैठे होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये ऑटोमेटिक नहीं होता। पल्ले बड़ा तो जो महाराष्ट्र चिल्लाए जा रहे हैं ना सुबह से सर, अब समझ में आया मैंगो पीपल? ओह सर समझ में आ गया हमको, इमोशनल हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पल्ले पड़ा या नहीं? ओके, तो तुम लोग भी है ना यार, everyone has understood this part. It has to be initiated by the party president. Are you understanding? So पार्टी कभी कभी इस प्रॉब्लम्स को, कुछ भी गलती होती है तो कंडोन कर देती है, कंडोन मतलब माफ कर देती है। Are you understanding? तो जैसे हमारी मम्मियां माफ कर देती है। ओके हाँ सर, तो मैंने पूरा एक दिन घर पूरा तबाह कर दिया, सब कुछ तोड़ ताड़ दिया, तो पापा आने से पहले मैं, मम्मी मेरे को तो बड़ी धमकियां दे रही थी, आने दो पापा को, आज तेरे को पिटवाऊंगी। ओके, एक छितर पाएंगे तेनों। मैं तो घबराया घबराया घूमता रहा, मुझे लगा अभी मेरे ऊपर से 70 वर्ष होने वाली है, बट कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने कंप्लेंट ही नहीं करी, इसको बोलते हैं कंडोनेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पापा आए, पापा को मम्मी ने कुछ बोला ही नहीं, पापा मेरे को बोले ही नहीं, मैं बच गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंगो पीपल देखते रहे, पूरे पड़ोस देख रहा था, आज सिद्धार्थ पिटेगा, पिटा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो लेकिन कभी कभी है ना बेटा, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें सारे फाइन पॉइंट्स बता जा रहा हूँ। इन स्टोरीज में जो मैं तुम्हें स्टोरीज बताता हूँ, इनमें फाइन पॉइंट्स होते हैं। It is the only way you'll be able to remember so many things together. Are you understanding this part? So मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान कर रहा हूँ। Are you understanding? तुम लोगों ने मेरे को थैंक यू कार्ड भेजना चाहिए, चाय पिलानी चाहिए सर। सर ओके सर, ऑलराइट, सबको पल्ले पड़ा या नहीं? ओके, खुद पढ़ते ना तो बेहोश हो जाते हैं। ऑलराइट, तो दूसरी बात है, कभी कभी है ना डिफेक्शन क्लियर नहीं होता। मतलब अब जैसे जयंत है, ये बहुत ज्यादा होशियार है। ओके, आयुष भी बहुत ज्यादा होशियार है, तुम लोग बड़े होशियार टाइप के लोग होते हैं। तो तुम लोग डिफेक्शन भी डिफेक्शन के स्टाइल में नहीं करते, मतलब जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ोगे, लेकिन जानबूझ के कुछ बातें नहीं मानते। बहुत टाइम डाउट्स रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये डिफेक्शन है भी कि नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कभी कभी कंप्लेंट आ जाती है। कंप्लेंट किसको करोगे सर? कंप्लेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करोगे। किसको करोगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। तो ऑब्वियसली लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर अगर लोकसभा या राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करो और तुम्हें डाउट है कि बाबा ये डिफेक्शन है भी कि नहीं, तो कौन फैसला करेगा? द क्वेश्चन will be referred. If any question arises as to whether a member of a house has become subject to disqualification under this schedule, मतलब 10 schedule, the question shall be referred for the decision of the chairman, chairman अगर राज्यसभा में, और the speaker अगर लोकसभा में है, और उनका decision final होगा। Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं आया? पल्ले पड़ा या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया? सबको everyone has understood? बताओ, इतने प्यार से तुम्हें पढ़ा, 1 घंटे में मैंने पढ़ा है। ओके, 10 मिनट में एंटी डिफेक्शन खत्म होता है। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया? ये सुनो, तो ये क्वेश्चन बहुत डेंजरस है। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि
उठ गया ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये यहाँ खत्म हो जाती है, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये लाइन यहाँ खत्म हो जाती है। क्या ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है? सर आगे बोलो ना, समझ में आ गया? यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ खत्म हो गई, हमें मालूम है? नहीं, फिर से पढ़ेंगे। If any question arises as to whether a member of a house has become subject to disqualification under this schedule, okay, then the question shall be referred to the decision of the chairman, अगर राज्यसभा में, or speaker of such a house, and his decision shall be final. ये लाइन यहाँ स्टार्ट होती है और यहाँ खत्म हो जाती है। सर चक्कर आगे गिर जाएंगे, आगे भी तो बोल लो, हुआ क्या है? इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके आगे ये नहीं लिखा है कि कितनी देर में ये फैसला करना है। हाँ, ये नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है that the decision shall be final. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Voila! This is called 24 karat rock solid preparation. मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। Are you understanding this part? ये चॉइस रॉन्ग है, ये चॉइस ठीक है। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this part. तो कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया। Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? So this is it. The law does not provide any time frame. अब ये बात क्या हो गया सर? अब ये बात अच्छी भी है और बुरी भी है। क्यों सर? क्योंकि अच्छी बात ये है कि भैया स्पीकर साहब या चेयरमैन साहब फुर्सत से इसका फैसला कर सकते हैं। हाँ, जब टाइम आएगा तब इसका फुर्सत से हो। लेकिन बुरी बात ये है कि ये अनलिमिटेड हो सकती है। मतलब देयर इज नो क्लैरिटी इन द लॉ अबाउट द टाइम फ्रेम, देयर इज नो क्लैरिटी इन द लॉ अबाउट द टाइम फ्रेम फॉर द एक्शन ऑफ द हाउस chairperson or speaker in the anti-defection cases. Some cases 6 महीने लग जाते हैं, कहीं कहीं 3 साल लग जाते हैं, कभी कभी फैसला तब आता है जब टर्म ही खत्म हो चुका होता है। बताओ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर कर गए थे वायदा मिलने का 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 दिन की है। बहुत इमोशनल हो गए सर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड सर। ओ 5वें दिन का वायदा कर गए थे, किसी से सुन लिया होगा कि जिंदगी 4 दिन की है, तो बाय टर्म खत्म हो जाता है, हद ही होगी सर। I personally believe that these anti-defection laws can be disposed of in 3 months. कोई तो टाइम पीरियड हो। सर ये आई कौन है? आई, ओहो, are you understanding this or not? Vice President Venkaiah Naidu backs for reform of anti-defection law, April 24, 2022. Are you understanding this or not? So the Honorable Vice President of India himself in this article says, मैं खुद ही खुश नहीं हूं, and that was the reason why I was suggesting कि तुम ये वाला टॉपिक जरूर करके जाओ, because जब तुम किसी को अनलिमिटेड पावर्स देते हो, ओके, जब तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलती है तो देयर इज अ चांस ऑफ मिसयूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। मेरे को एक वर्ड से और प्रॉब्लम है सर, हर चीज में प्रॉब्लम है। नहीं सर, एक और वर्ड, ये जो आपने फाइनल लिखा है ना सर, ये अपन को हजम नहीं हो रहा है। एक हमारा फ्रेंड था, वो हर चीज को बोलता था मैं हजम नहीं हो रहा है, ओके, तो ये अपन को ना हजम नहीं हो रहा है, ओके, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। अब इस वर्ड को समझना बड़ा मुश्किल है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस वर्ड को समझने से ऐसा लगता है, मतलब पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ड से ऐसा लग रहा है कि जो स्पीकर साहब या चेयरमैन ने बोल दिया उसके आगे कोई और बोल नहीं सकता। एक तो ये बात मुझे ऐसा लगती है इस वर्ड से। दूसरी बात, इफ आई रीड द 10th शेड्यूल कंटिन्यूअसली, आई विल रीड सेक्शन 7। ये कौन सा था सर? ये सेक्शन 6। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? सेक्शन 7। बेटा इमोशनल हो जाओगे, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट एवरीवन, ओके। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि प्लेन उड़ने वाला है। क्यों सर? अरे बाप रे, सेक्शन 7 बोलता है बार ऑन jurisdiction of courts. Despite anything in this constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a member of a house under this schedule. सर एक बार फिर से ध्यान से देखो सर, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। बेटा नहीं है ना गड़बड़, नो लिखा है, नो कोर्ट शैल हैव एनी jurisdiction in respect of any matter। सर ये तो डबल ट्रिपल क्लियर कर रहे,
सो सर ये बड़ा ही इमोशनल बात हो गया, मतलब पहली बार ओके, ये चीज यहाँ फाइनल, यहाँ लिखा है नो कोर्ट, नो ज्यूरिसडिक्शन, नो मैटर। सर आप तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हमने दीवारों पे लिख दिया लाल रंग की पेंट से, राइट साइड की दीवार पे लिखा, मम्मी ने 2 थप्पड़ भी मारे थे। आपने बोला था एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, आपने ऐसे बोला था, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, मिनर्वा मिल्स केस, है ना, आपने बोला था सर, हमने लिख दिया था सर, हमने मार खाई है सर उसके लिए। ओके, अब आपने यही बात बोली, ये क्या गड़बड़ है? तो मेरी ये बात मानकर एक भाई साहब ने फैसला का अगेंस्ट किया। तो दिस केस वाज कॉल्ड एज क्योटो होलोहान वर्सेस जुचिलू केस ऑफ 1992। ये जरा याद रख लेना, ये लैंडमार्क केस है विद रिलेशनशिप टू एंटी डिफेक्शन लॉ। क्योटो होलोहान वर्सेस जुचिलू केस ऑफ 1992 में एग्जैक्टली यही यही चैलेंज हुआ। क्या सर? उन्होंने बोला कि माय लॉर्ड, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इस एंटी डिफेक्शन लॉ में ये जो आप लोगों ने वर्ड यूज कर दिया है, ओके, ये जो वर्ड यूज कर दिया है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू द फाइनल वर्ड, ओके, इसको क्लैरिफाई किया गया, ऑलराइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बच्चों जैसी बातें नहीं करते, लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। वर्ड क्या मैंने बोला? लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। ये नहीं बोला है कि देयर विल बी नो जुडिशियल रिव्यू, ये बोला है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो क्योटो होलोवान केस ने बोला था कि माय लॉर्ड, बिकॉज ऑफ सेक्शन 6 जुडिशियल रिव्यू वायोलेट हो रहा है, और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वायोलेट हो रहा है, तो पूरे के पूरे 10th शेड्यूल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये जुडिशियल रिव्यू को नहीं वायोलेट कर रहा, ये ज्यूरिसडिक्शन को वायोलेट कर रहा है, तो ये अलग वर्ड है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। इसको क्लैरिफिकेशन ऐसे है, तो सपोज एक क्वेश्चन आया एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, यस सर, तो इल्जाम ये लगा कि निकिता ने एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई तो प्रोविजन खराब किया, या आरती ने डिफेक्शन किया, या नीरज ने डिफेक्शन किया, या श्रुति ने डिफेक्शन किया। तो कौन फैसला करेगा? सर स्पीकर फैसला करेगा। कौन फैसला करेगा? सर चेयरमैन फैसला करेगा। सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक, जब तक ये क्वेश्चन उठा और स्पीकर साहब ने फैसला किया, तब तक, मैंने क्या बोला? तब तक, सिर्फ तब तक, सिर्फ तब तक, ओनली टिल दैट टाइम there is no jurisdiction of the courts. Are you understanding this or not? बात समझ में आया या नहीं? सेक्शन 7 has to be contained to section 6. ऐसा नहीं है कि इस फैसले के बाद जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। Everything in India is under judicial review. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So if you notice, okay, ये हम लोगों ने होते हुए देखा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कब हुआ? हुआ बेटा, और ये मैंने YouTube पे पढ़ाया भी था। Okay, so the great problem happened during the कर्नाटका विधानसभा। तो मैंने तब इसके YouTube वीडियोस बनाए थे और काफी डिटेल में बनाए थे। तो ये बड़ा पुराना वीडियो देखो, 2019 का वीडियो। ओके, तो कर्नाटका क्राइसिस एंड डिफेक्शन लॉ, तो ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, और इस वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तुमको। और ये वही दिन था जो 31 मई का, जिस दिन स्पेशल क्लास हुई थी, जब तुम्हारा इस बार का आया था। तो मैंने पहला टॉपिक बोला था एंटी डिफेक्शन लॉ करके जाना, इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट। सो मैंने फर्स्ट टॉपिक बोला था जब इस एग्जाम में प्रीलिम्स पेपर में जा रहे थे, तो ये तुम्हारे प्रतीक सर के साथ मैंने किया था, बिकॉज इट इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कर्नाटका विधानसभा में जब कर्नाटका क्राइसिस हुआ था, ओके, तो वो भी एक बड़ा ही मेजर प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फाइनली उसका जवाब कर्नाटका क्राइसिस का सुप्रीम कोर्ट में दिया था। इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट heard the matters. That means judicial review is available. Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So judicial review नहीं लेकर गए हैं, jurisdiction लेकर गए। So there's a huge difference between jurisdiction and this part. Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So Kyoto Holoan case is saying that the 10th schedule is constitutional. तो अब फाइनली एक बार देख लेते हैं। 10th schedule the constitution prohibits defection to protect the line। समझ में आ गई? अरे, are you understanding this or not? Stability of the governments. Are you understanding? बाबा साहब ने बोला था the first important expectation is law and order and maintenance of a stable government. इसलिए मर्जर अलाउड है, और याद रखना मर्जर 2003 में अलाउड हुआ,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? उससे पहले स्प्लिट अलाउड था, स्प्लिट को हटाया, मर्जर को लाया बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। पहले 1/3 स्प्लिट अलाउड था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, तुम एक कोर्ट में जाके आर्ग्यू कर सकते हो। ओके, एग्जाम तो छोड़ ही दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अब तो छोड़ दो, तो एक भी चीज ऐसी नहीं है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ऑफ डिफेक्शन में नहीं डिस्कस हुआ, वो भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। सो 91st अमेंडमेंट से मर्जर अलाउड हुआ, लेकिन अभी भी एज द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग दैट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट वी चेंज इट। तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में ये था, डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ स्प्लिट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हमने ये स्प्लिट हटाकर वर्ड यूज कर दिया मर्जर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सर हम सब काम चलाऊ चेंजेस कर रहे हैं। यू आर नोटिसिंग दिस पार्ट? यस और नो? ये हम काम चलाऊ चेंजेस कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वे ऑफ फंक्शनिंग। सो द टाइम हैज कम that we should be reforming this. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज लेजिस्लेटर्स का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हो रही। Yes, it provides a stable government, लेकिन वो अपनी कॉन्शियंस, अपनी जजमेंट, अपने वोटर्स के इलेक्टोरेट पर नहीं खड़ा उतरता, बिकॉज वो इतना पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आ जाता है, तो उससे सारा का सारा सिचुएशन सिर्फ पार्टी के हिसाब से हो जाता है। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाई मल्टीपल प्लेसेस से ये बार बार डिमांड आ रही है कि या तो एंटी डिफेक्शन लॉ को कंप्लीटली हटाया जाए या उसको होलसेल रूप से रिफॉर्म किया जाए, ताकि इट इज एक्चुअली नॉट सूटिंग आवर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो अगर स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट की बात है तो ये ठीक है, लेकिन बहुत जगह ये गड़बड़ भी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी पॉसिबल वर्ड ऑफ दिस। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उससे पहले हम लेंगे 5 मिनट्स का ब्रेक। ओके, थैंक यू जय, गॉड ब्लेस यू। ये बहुत सारे समराइजेशन हो रही है। जग, मोहित, ज्योति, प्रियंका, सोनालिका, वैष्णवी, रेणुका, मधु, बहुत बढ़िया। तो तुमको मिलेगा अच्छा बच्चा अवार्ड। ओके सर, ऑलराइट। अब मेरी एक बार छोटे सा बात समझ लेना, जब भी तुम्हें मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को आया, सुनो मेरी बात, अब भैया हमारी दीवानगी हमारी तरफ है ना। जब भी तुमको क्वेश्चन लिखने आया और जहां जहां मैंने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया है, वहां पर फाउंडिंग फादर्स यूज करना। क्या यूज करना? फाउंडिंग फादर्स, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बिकॉज जो कुछ भी बाबा साहब ने बोला वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो किसी एक इंडिविजुअल का नाम मत लेना, सबका नाम लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ आया? ओके, ऑलराइट। अब मैं तुम्हें एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ओके, जो मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है। मतलब सर, मतलब ऐसा कोई पर्सन मैं नहीं जानता जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंफ्यूजन नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आया? एवरीवन। ये सीरियल कंप्लीट पोर्टल यू आर टॉकिंग, ये क्या है भैया? ये कौन सी भाषा है? एलोन मस्क पहुंच गया क्या मंगल ग्रह पे? वो कैसा कैसा कमेंट बोल रहे हैं? सीरियल कंप्लीट पिटी यू आर टॉकिंग। ओ रशियन, इज दिस रशियन? नहीं सर, सर आप हमें पॉलिटी पढ़ाओ, हम आपको रशियन पढ़ाएंगे। ओके सर, ओके, नेवर माइंड सर। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। सो आगे चलते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। नहीं, मेरे को रशियन आती का है, मैं रशिया जाऊंगा फिर मैं रशियन की ट्यूशन लूंगा। अच्छा, हद हो गई है यार, मतलब। ऑलराइट, ओके सर, बहुत बढ़िया सर।
ऑलराइट, अब मैं तुम्हें जो समझाऊंगा, तुम्हें एक बार में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमेशा के लिए समझाएगा। थोड़ी देर के लिए जो कुछ भी तुम्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मालूम है, हाँ सर, जो कुछ भी तुम्हें मालूम है उसको छोड़ दो। ये क्या है सर? जो कुछ भी तुम्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में मालूम है, मतलब जो लोग मुझसे पहले अटेंड कर चुके हैं वो लोग मत छोड़ना, तुम लोगों को सब मालूम है। अच्छा, जिन लोगों ने मुझसे नहीं पहले पढ़ा हुआ, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जहां मर्जी से, सर हमने बहुत रिसर्च किया इस पर सर, अनुसंधान केंद्र किया हुआ है, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, जाने दो उन्होंने। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मिट्टी पाओ नो, ओके, ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड दिस। तो सर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुठे गेला? गेला बेटा, गेला। ओके, चले गए। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट, नाउ अंडरस्टैंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब एक ही बार में समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है? एक ही बार में, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? रेडी? यस और नो? तो वी आर अबाउट टू मेक हिस्ट्री। तो ये क्या है सर? सर ये है लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये मेरी कंपनी है। ओहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये मेरी कंपनी में बॉस है। क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा, ये बॉस है। तो मेरा एक दोस्त है, वो इस कंपनी में काम करता है। इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है येलो कंपनी, और ये येलो कंपनी में उसका बॉस है। ओके, तो एक दिन है ना, ऐसे मैंडेटरी हो गया कि हर कंपनी में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, कहाँ खर्चा होता है, क्या होता है, ये सबका हिसाब देने के लिए ना एक पर्सन को नियुक्त करना जरूरी है। अच्छा, ये नया रूल आया? हाँ, ये नया रूल है। तो मतलब जो इनके हिसाब किताब पर नजर रखेगा, ओहो, जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कि सर, गाने गाना बंद करो। तो ये मेरा दोस्त है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है XYZ। ओके, इसको क्या नौकरी मिली है? इसको नौकरी मिली है कि वो कंपनी के ऊपर हिसाब रखेगा, तो नजर रखेगा उसके हिसाब पर, पैसा कहाँ गया, कहाँ आया, कुछ गबन तो नहीं हुआ, लफड़ा तो नहीं चल गया, सब कुछ देखेगा अपन। ओके, ये मेरा दोस्त है, मालूम है? अच्छा, तो एक दिन मेरे पास आया, बोले सिद्धार्थ चल छोले भटूरे खाने चलते हैं। मैंने कहा चल भाई, कोई तो खिला नहीं रहा। वो छोले भटूरे कहता मैं दूंगा बिल छोले भटूरे का। मैंने कहा बहुत पैसा आ गया बाबा तेरे पास, बड़ा खुश हो रहा है। कहते नौकरी लग गई ना सिद्धार्थ, मेरी जॉब लग गई है, और मैं अपनी जॉब बड़ी ईमानदारी से करूंगा। मैं बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी हूँ, मेरे में ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, पूरा मॉरल साइंस है मेरे अंदर। मैंने कहा सही बोल। बोला हाँ। मैंने कहा तू क्या करेगा? कहता है सिद्धार्थ मेरा काम है कंपनी के ऊपर नजर रखना, अगर 1 रुपए का भी लफड़ा हुआ अपन को काम है रिपोर्ट करना। मैंने कहा बड़ा अच्छा ऑफिस मिला है, बड़ा पोजीशन देखिए मेरी पोजीशन देखा, और मैं अपना काम बड़ा ईमानदारी से करूंगा। मैंने कहा मेरे को सिर्फ एक ही सवाल पूछने का है। बोले बोल। तेरे को ये ऑफिस किसने बना के दिया? बोला बॉस ने। ये ऑफिस में नौकरी तुझे किसने दी? बोला बॉस ने। सैलरी कौन देगा? बोला बॉस देगा। निकाल कौन सकता है? बॉस निकाल सकता है। मैंने कहा ध्यान से सुन मेरे नादान परिंदे, इश्क में फर्क नहीं है जीने और मरने का, कि हम उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। बड़े निकले मेरे अरमान लेकिन कम निकले। वाह नादान परिंदे, तो उसी के कंपनी में उसी ने तेरे को अपॉइंट किया है, वही तेरी दाल रोटी का साधन है, वही तेरे को रिमूव कर सकता है। तू क्या अपना काम ईमानदारी से करेगा? नादान परिंदे, तू अपना काम कभी ईमानदारी से कर ही नहीं सकता। यस और नो? यस और नो? तेरा काम था इस पर नजर रखना, तेरा काम था इस पर चेक रखना, तेरा काम था इसको जवाबदार बनाना, तेरा काम था that the boss must be answerable to you। लेकिन तू ये काम कर नहीं सकता क्योंकि तू एक ऐसी पोजीशन बैठ चुका है जिसको बनाया है बॉस ने। सैलरी इज पेड बाय बॉस, रिमूवल इज डन बाय बॉस। भाई का तो वहीं पर भाई ने छोले भटूरे छोड़े और बोले ना भाई, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। सेम चीज को यहां समझो। लेजिस्लेटर का काम है, लेजिस्लेटर का काम है एग्जीक्यूटिव पर नजर रखना। हाँ, अगर लेजिस्लेटर का काम है एग्जीक्यूटिव पर नजर रखना, एग्जीक्यूटिव पर चेक रखना, एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल रखना टू द लेजिस्लेटर, और अगर ये लेजिस्लेटर को कोई मैं ऐसी पोजीशन दे दूं, ऐसी पोजीशन दे दूं जिसको बनाया हो गवर्नमेंट ने, जिसकी सैलरी देती हो गवर्नमेंट, और जिसको रिमूव भी कर सकती है गवर्नमेंट, तो इश्क में फर्क नहीं है जीने और मरने का,
हम उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे तब निकले। ऐसी किसी भी पोजीशन को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। बात समझ में आया या नहीं? बल बल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अचानक दिखने लग गया सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आया या नहीं? 1 मिनट सर, 2 मिनट लगा कुल मिला के। बात समझ में आया? ऐसा पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। बात समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आया? एक ही झटके में समझ में आ गया? यस सर। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज MPs and MLAs, MPs and MLAs, MPs and MLAs, मैंने क्या बोला? MPs and MLAs, legislators hold the government accountable for its work. Executive is to be responsible to the legislature. If the legislator holds an office of profit under the government, तो वो susceptible हो जाएंगे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस से और अपना काम नहीं कर पाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे नहीं पता चलता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको समझना पड़ता है और समझना पड़ने की वजह से उसको समझाना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को समझाया इन दिस लैंडमार्क केस ऑफ कॉल्ड एज गुरु गोविंद बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल इन 1963। सो गुरु गोविंद बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने समझाया जो मैंने तुम्हें समझाया। अच्छा, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? क्यों? क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब ही नहीं है, सिर्फ लिख कर चले गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये डिफाइंड नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? पल्ले पड़ रही है, नहीं पल्ले पड़ रहा, इसीलिए तो कंफ्यूजन है सर। यही तो बात है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है इसीलिए कंफ्यूजन है। तो जब डिफाइंड नहीं होता तो आता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट आता है एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने क्या बोला? एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिद्धार्थ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तब पता चलता है उस अपॉइंटमेंट वाली पोजीशन को देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो उस अपॉइंटमेंट ऑफ पोजीशन को देखो। अगर गवर्नमेंट उस ऑफिस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर गवर्नमेंट उसकी टर्मिनेटिंग अथॉरिटी है, गवर्नमेंट उसकी सैलरी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट उसकी सैलरी देती है, गवर्नमेंट उसकी पावर देती है, तो ये ऑटोमेटिकली समझा जा सकता है एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको? बेटा तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम अपने जरा कंपटीशन को जाके बोलो कि एक भाई थोड़ा सा डाउट है भाई, अच्छा एक जरा बताना कि गुरु गोविंद बासु वर्सेस शंकरी प्रसाद घोषाल 1963 कौन सा केस था? सर वो चक्कर खा के गिर जाएगा सर, फिर उसको उठाना पड़ेगा सर, ग्लूकोज पिलाना पड़ेगा। रहने देते, हम नहीं पूछते। पहली बार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इसी गुरु गोविंद बासु केस में बताया गया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इज कि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? सर गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अच्छा, who is the terminating authority? The terminating authority is the government. Very good sir. Who decides or determines the remuneration or decides the remuneration? Salary कौन देता है, pension कौन देता है, allowance कौन देता है? सर सरकार ही देती है। Source of remuneration सर वही देती है। Power that comes with the position, ये सब कुछ ही determine करेगा office of profit। पल्ले पड़ा या नहीं? So a very major issue is कि office of profit कहीं पर defined नहीं है। Are you understanding this part? यस सर। पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया या नहीं? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो, सर समझ लो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। लेकिन क्या सर? सर आपने लेकिन इतना जोर से क्यों चिल्लाया? द पॉइंट हियर इज कि ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में if you hold the position of office of profit, if you are occupying office of profit, then you are disqualified as a member of parliament or a member of legislative assembly। बात समझ में आई या नहीं आई? पल्ले पड़ रहा है या नहीं पल्ले पड़ रहा?
सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? सर वैसे आप लोग विचित्र बात करते हो, क्यों? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऐसा डालते हो आप लोग, कैसे डालते हो? ऐसा, मतलब ऐसा क्यों डाला? ऐसा इसलिए डाला क्योंकि अपन को पता ही नहीं ना सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई डेफिनेशन तो है ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाभ का पद जिसे बोला जाता है, हाँ सर, इसको डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका ग्राउंड बना दिया आप लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये नोटिस कर रहे हो तुम लोग? डेविल लाइज इन द डिटेल। ओहो, कोर्ट्स में डाला हुआ है आपने। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आज तक किसी को पता नहीं था, डिफाइंड नहीं था, लेकिन आपने इसका ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन बना दिया। हद हो गई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? Everyone has understood this part. अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें ऐसा कोई नहीं बताएगा। ओके सर, हमको मालूम है। अब पहले मैं तुम्हें इंग्लैंड लेकर जाऊंगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। कैसे सर? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 से शुरू हुआ पड़ा है। क्या बात कर रहे हो सर, इतना पुराना? अरे बहुत पुराना। तब कुछ और होता था। तब क्या बोलते थे कि ये है राजा। ये कौन है सर? राजा। ओके, राजा। ओके, किंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो लेजिस्लेटर होता था, लेजिस्लेटर, ओके, जो लेजिस्लेटर होता था, जो कि जनता के लिए है। किसके लिए सर? जनता के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो जो लेजिस्लेटर है, वो जनता के लिए लड़ना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वो जनता के लिए लड़ना चाहिए, तो उसको राजा से कोई सैलरी या कोई फेवर नहीं लेना चाहिए। बात समझ में? सर ये बहुत पुरानी दास्तान है। वो भूली दास्तान जो फिर याद आ गई। समझ में आ रही है? यहां से स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत पुरानी कहानी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दैट द लेजिस्लेटर शुड रिसीव नो फेवर फ्रॉम द क्राउन। मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं? और अगर ऐसा होता तो राजा, सॉरी, लेजिस्लेटर के बीच में, इन दोनों के सीट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ना मैं इसका रहता ना मैं इसका रहता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में भी हमने देखा, एंड फाइनली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? इससे एक फायदा और होता है। इससे एक फायदा और क्या हो रहा है सर? फायदा क्या हो रहा है कि अगर लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई इस तरह का संगठन नहीं है ना, हाँ सर, हाँ सर, वरना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को दबा के रखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सुभाष, तूने पहली वाली लाइन देखी ना, उससे मैं बड़ा खुश हो गया हूं। ओके, मैं तेरे को रशिया का कल्चरल मिनिस्टर बनाऊंगा सर। आगे देखिए यार। ओके, ऑलराइट। तो अगर ये लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई संगठन ना हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके, इट्स अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट से फायदा ये होता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर एक दूसरे से सो कॉल्ड कुछ ऐसा बैकग्राउंड में दोस्ती नहीं करेंगे। लेजिस्लेटर का काम है, मेरे बच्चे, यू टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। मेरी पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस पॉइंट पे बेस्ड है दैट लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव को चेक में रखे, कंट्रोल करके रखे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में कुछ फर्क नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। अगर मैं एग्जीक्यूटिव को अनकंट्रोल्ड पावर्स दे दूं, ओके, तो एग्जीक्यूटिव अनकंट्रोल्ड पावर्स हो और सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी हो या वो किंग जोंग उन जुंग गून जू हो, वो सब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेजिस्लेटर का काम है टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। उसी के बेसिस पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, बहुत बड़ा मंत्र है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो हिंदी में बहुत अच्छे से बोलते हैं कि लेजिस्लेटर का काम होता है एग्जीक्यूटिव पर अंकुश लगा के रखना, ओके, वरना ये बेलगाम घोड़ा हो जाता है। बेलगाम घोड़ा होता है ना, फिर वो रुकता नहीं है, पहाड़ के नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो आर्बिट्ररी एक्शन अवॉइड करने के लिए हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्सेप्ट जरूरी है, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर्स बनी रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ हद तक जो सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होगा तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तुम्हें मालूम है सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में? कनेक्शन देख रहे हो कहां से कहां कनेक्ट होता जा रहा है? हाँ सर, हमको समझ में आ रहा है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो डू यू नाउ रियलाइज कि इट इज अ वेरी बिग थिंग। जैसे मैंने तुम्हें आज बताया कि डिफेक्शन देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है यार, छोटी सी बात नहीं है सर कि हमने एक ऑफिस छोड़ दिया। अरे ना बाबा, बहुत बड़ी चीज है, उससे डेमोक्रेसी हिल जाती है, तड़प जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एवरीवन रेडी? अब मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, जब तक मैं वो नहीं समझाऊंगा तब तक तुम रट रहे हो, ओके? और तुम क्या, मेरे ख्याल से 10 लाख के 10 लाख लोग जो एस्पिरेंट्स, उनको कोई ये क्लियर करके नहीं देता। बस पास तो हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं चलता कि कैसे पास हुआ।
मैं तुम्हें समझाता हूँ करना कैसे। तो मैं गवर्नमेंट हूँ। ओह आप गवर्नमेंट, अभी बेटा तूने पूरी बात तो सुनी नहीं। हाँ मैं गवर्नमेंट हूँ। ओके, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, बहुत सारे। सबसे पहले एक चीज याद रखो। हाँ सर, सबसे पहले एक चीज याद रखो, अगर तुम गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। आर यू अंडर, पहले ये रट लो यार, पहला यही क्वेश्चन हो, समझ में आ रहा है या नहीं समझ? मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये एग्जीक्यूटिव पोजीशंस होते हुए भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ, ये रट लिया या नहीं रट लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले रट लो। हाँ सर समझ गया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर सबको समझ, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पॉइंट। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैं तुम्हें जो समझाता हूँ उसको समझने की कोशिश करो। सो नाउ पे अटेंशन टू दिस वेरी केयरफुली। ओके, इंडिया में कुछ और होता है, इंग्लैंड में कुछ और होता है। ओके, पहले मैं तुम्हें इंडिया बताता हूँ। इंडिया में हमने एक लॉ बनाया हुआ है। कौन सा लॉ सर? इसको बोलते हैं पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959। पढ़ लिया, लिख लिया? पहले ये लिख लो, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959। ओके, इस लॉ का मतलब समझो, इसको प्लीज समझो। इसके अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएगी। An act to declare that certain offices of profit under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as or being members of parliament. सर ईमानदारी से एक वर्ड बोलना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है? हाँ मेरे को मालूम है। ओके, तो सब कुछ पल्ले नहीं पड़ा हमको, मुझे मालूम है। ओके, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे समझना, पहले एक ही बार में समझना, ठीक है एवरीवन? तुम लोग का आहा मोमेंट होने वाला है। ये तुमको बड़े बड़े सूरमा खिलाड़ी नहीं पता पाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो बहुत सारे ऑफिसेस गवर्नमेंट बनाता है। हाँ सर, सबको समझ में? हाँ सर। सो क्रिकेट क्लब के चेयरमैन, फुटबॉल क्लब के चेयरमैन, एडवाइजरी काउंसिल्स, ऑटोनॉमस एरिया काउंसिल्स, डेवलपमेंट काउंसिल्स, कितने सरकारी जॉब्स होते हैं यार, काम ही काम। मुख्य रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ये बोर्ड, कोऑपरेटिव्स, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा, ये सारे के सारे, ये क्या है सर? ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों बोल रहे हो सर इसको? यार अभी अभी मैंने तुमको गुरु गोविंद केस में बताया था कि सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कर रही है, रेम्यूनरेशन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, डिसमिसल ये है। तो ये सब क्या हो जाएंगे सर? ऑटोमेटिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएंगे। बात समझ में आया या नहीं? हाँ सर। ओके, तो ये क्या है सर? अरे मैं लिख रहा हूँ, बस करो ना सर। कितने ऑफिस है? अरे ऑफिस ही ऑफिस है, ऑफिस ही ऑफिस, ऑफिस ही ऑफिस, सारे ऑफिस है। ये सारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। यू अंडरस्टैंड? तो अलका है ना, अलका, हाँ, ये लेजिस्लेटर बनना चाहती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दुर्गा है ना, दुर्गा, ये भी लेजिस्लेटर बनना चाहती है। आयुष है ना, आयुष, ये भी है ना लेजिस्लेटर बनना चाहता है। तो इन्होंने मेरे को फोन किया, बोला सर मैं ना ये पोजीशन ज्वाइन कर लूं? मैंने कहा फिटे मुंह, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? 102(1)A में तेरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अलका बोली सर मैं एमएलए बन जाऊं? मैंने कहा बेटा नहीं कर सकती, आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1A में तू डिस्क्वालीफाई हुई, छोड़ दे छोड़ दे। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? सबको समझ में आ गया? हाँ सर। अब सुनो, अब सुनो, रुको, सांस भी मत लो, सांस लेना बंद करो। अच्छा, इंडिया में जो लॉ है वो उल्टा है। मतलब ये जो लॉ है, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ये उल्टा है। मतलब ध्यान से सुना, ये एग्जिस्टिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स में से, एग्जिस्टिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ऑफिसेस को चुन लेता है। अच्छा, इसको चुन लिया, इसको चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया, चुन लिया, और इन ऑफिसेस को इस लॉ में डाल देता है। किस लॉ में? यही वाला लॉ, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959। और ये एक्ट, अब इसका नाम क्या है सर? ए, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ही था, बी सी डी ई एफ जी एच। पार्लियामेंट अपने आप को पावर देता है, पार्लियामेंट अपने आप को पावर देता है कि एग्जीक्यूटिव की बनाई हुई इन ऑफिसेस में से कुछ ऑफिसेस को, अ फ्यू ऑफिसेस, ए बी सी डी ई एफ जी एच,
ये ऑफिसेस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होते हुए भी ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगे। बात समझ में आया या नहीं? ये लॉ एक्सेप्शंस का लॉ है। ये इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में से एक्सेप्शंस की एक लिस्ट बना देता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो पार्लियामेंट खुद को ये पावर दे देता है कि भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन ये ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सबको समझ में आया या नहीं? ये देखो, ये कैसे कैसे लोग यहाँ पे आईएएस आईपीएस किया है। बेटा तू है ना च्यवनप्राश का सैंडविच खाएगा सुबह से शाम, या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात है यार। तुम्हारा यूपीएससी ने 500 रुपए लेना चाहिए था एडमिशन फी, देश के इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते तो। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? ऑलराइट, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। पढ़ना लिखना नहीं है यार, ये लोग कहां से, तुम चाय की टपरी से सीधा हमारी क्लास में गिरते हो क्या? ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो पार्लियामेंट, ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट खुद को ये परमिशन दे रहा है कि वो अपने लिए एक्सेप्शंस खुद बनाए। नाउ अंडरस्टैंड दिस। सबको यहां तक समझ आ गया? तो सर ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये बड़ी ध्यान से बननी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बड़ा ही डेलिकेट मामला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इससे सर पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो बड़े ध्यान से इन एक्सेप्शंस को डालना चाहिए। यस और नो? जो सही मायनों में जरूरी है, सिर्फ उन्हीं को इस लिस्ट में डालना चाहिए। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सबको समझना है? ईयर 2006 में कमाल हो गया। क्या? ईयर 2006 में कमाल हो गया। क्या हो गया? द देन यूपीए चेयरमैन मैडम सोनिया गांधी पर इल्जाम लग गया कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन भी वो हैं। तो मैडम के ऊपर इल्जाम लग गया कि एनडीसी की वो चेयरमैन होने की वजह से वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑक्युपाई करके बैठी है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस एक्सेप्शन वाली लिस्ट में नहीं मेंशन था। ओहो सर, ये तो गड़बड़ होने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ऑक्युपाई करके बैठी हुई है और वो एक्सेप्शन में नहीं है। तो ऑपोजिशन को पता चल गया कि ये तो, मतलब उस टाइम पे बीजेपी था, उनको पता चल गया ओहो मैडम तो गड़बड़ करके बैठी है। सरप्राइजिंग, अगर ये ऑपोजिशन ने नोटिस करके पहले एक्शन ले लिया होता तो शी वुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। यस और नो? हाँ सर। और ऐसी वो अकेली नहीं थे, ऐसे कई सारे रूलिंग पार्टी में थे जो उस टाइम पे यूपीए के मेंबर्स थे, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑक्युपाई करके बैठे हुए थे। लेकिन सरप्राइजिंगली शायद खबर पता चल गई एंड द नेक्स्ट डे शी रिजाइंड फ्रॉम दिस पोजीशन। और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पार्लियामेंट ने इसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ को अमेंड कर दिया। अच्छा, कौन से लॉ को? प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट ऑफ 1959 को अमेंड कर दिया। और उस लिस्ट को, उस लिस्ट को जिसमें ये एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उसको एक्सपैंड कर दिया। क्या कर दिया सर? एक्सपैंड कर दिया। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस जिनको की इस लिस्ट में नाम था एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनको एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस में डालकर यहां पर डाल दिया गया। क्या बात कर रहे हो सर? यस, टू एनेबल सेवरल लेजिस्लेटर्स जो उस टाइम पर रूलिंग पार्टी में थे टू कंटिन्यू ऑक्युपाइंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है ना, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। बिकॉज ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अच्छी बात थोड़ा ना सर, इससे तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाती है सर, पूरा गेम खराब हो जाएगा। ऐसे थोड़ा होता है, मजाक थोड़ा है। बिल्कुल सही बात है। एंड दैट इज वाई प्रेसिडेंट कलाम ने पहली बार सस्पेंसिव वीटो यूज किया था। क्या बात कर रहे हो? यस, सो प्रेसिडेंट कलाम रिफ्यूज टू अप्रूव द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल और उन्होंने सस्पेंसिव वीटो यूज किया था और उन्होंने बोला था कि ये तुम क्या कर रहे हो यार, अपने ग्रीड के चक्कर में तुम पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट?
सो प्रेसिडेंट कलाम ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, और वो इंटरव्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट था. He said, I received the Parliament Prevention of Disqualification Amendment Bill 2006, duly passed by the House for his assent. बिल ने अमेंड किया था पुराना वाला लॉ प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और 45 पोजीशंस ऐड कर दी थी. लाइन पकड़ो, इट एडेड 45 पोजीशंस टू द लिस्ट of positions that would not be considered as offices of profit, and the members of parliament could now hold them without fear of disqualification. इसकी वजह से the bill granted the chairperson of the National Advisory Council, जो मैं बता रहा था, NAC was constituted by UPA after it came to power at the center in 2004, and its chairperson Sonia Gandhi quit both the posts and her membership following the allegation that the chairperson of NAC was an office of profit. Are you understanding this or not? So ये सर प्रेसिडेंट साहब ने इसको वीटो कर दिया था, ये बोल के कि दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत मेजर अपोज किया था, दैट इससे बुलडोजर उन्होंने बोला था दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल, एंड इसकी वजह से परव्यू ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा. और सिर्फ उनके लिए नहीं था, बड़े बड़े उस टाइम के लीडर्स को ये इस चीज में फायदा होने वाला था, एंड द पार्लियामेंट की वजह से ये मेजर ऑपोजिशन उठा था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बट प्रेसिडेंट साहब ने बोला मैं इसको होने नहीं दूंगा. बट ऑब्वियसली तुम्हें मालूम है सस्पेंसिव वीटो एक ही बार यूज किया जा सकता है, और फिर उसके बाद भी पार्लियामेंट ने ये लॉ पास कर दिया. तो आज हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आज भी प्रॉब्लम है, and the time has come that we make certain reforms in this. So the point here is कि yes, it is a ground for disqualification. 102(1)(a), 191(1)(a, ये बड़ा important है, लेकिन the time has come when we should be able to define it. Are you understanding this part? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? एक और important situation जो इसमें है, okay, एक और important जो situation है कि यहाँ पर जब प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं ना, तो हमको प्रॉफिट वर्ड जो दिखाई देता है वो सिर्फ मनी दिखाई देता है. तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि प्रॉफिट का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता. इट कैन बी इन्फ्लुएंस ऑल्सो, इट कैन बी इन्फ्लुएंस ऑल्सो, इट कैन बी पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट ऑल्सो. ओके, जरूरी नहीं कि जब मैं तुम्हें सैलरी दूंगा तो ही उसको प्रॉफिट बोला जाता है. पावर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जहां से ये सारी की सारी लड़ाइयां स्टार्ट हुई थी. तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट तो बाद में आया था. ओके, जो स्टोरी जहां से स्टार्ट हुई थी वो हुई थी फ्रॉम दिस वेरी फेमस केस ऑफ जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2006. जया बच्चन, दो आई होप यू नो, द बॉलीवुड स्टार, शी वाज द चेयरमैन ऑफ द उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल. यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में उनको कोई सैलरी नहीं होती थी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? उनको कोई सैलरी नहीं होती थी, लेकिन पोटेंशियल पावर भी प्रॉफिट माना जा सकता था. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल जया बच्चन को के खिलाफ जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस हुआ, तो मैडम ने बोला कि मैं तो कोई सैलरी लेती नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया सैलरी जरूरी नहीं है, रिसीवेबल पावर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानी जा सकती है. द पोटेंशियल टू गेन इज ऑल्सो अंडरस्टूड टू बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. So it is well settled that where the office carries with it certain emoluments or the order of appointment states that the person appointed is entitled to certain emoluments, then it will be an office of profit, even if the holder of the office chooses not to receive or draw such emoluments. Even if it is receivable, it can be considered as office of profit. बात समझ में आई या नहीं आई? Everyone has understood. So everyone has understood. So जब हम लोग कल की क्लास में पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के बारे में बताऊंगा, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से तुम्हें समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी के इन मेंबर्स को क्यों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट मान लिया गया. So I'll explain this to you at a later stage. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? So I think more than enough. I'll see you in the next class. See you. So I'll see you tomorrow. God bless and Jai Hind, and thank you very much.